हेलो बच्चों, इस बार का बोर्ड पेपर साइंस सब्जेक्ट का मैथ की तरह ही काफी हार्ड होने वाला है। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से दे देता हूं, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं और अपने पेपर को देखें तो वहां पर बिल्कुल भी चौंकिएगा नहीं, क्योंकि अब सीबीएसई ने अपने पैटर्न को चेंज किया हुआ है। क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, मेनली वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहेंगे। आपका कॉन्सेप्ट जितना बेहतर रहेगा उसी को इवेल्युएट करते हुए आपको मार्किंग दी जाएगी। तो आज के सेशन में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले इस बार के साइंस पेपर में पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप लास्ट तक बने रहिए क्लास में। अपने कॉपी पेन को आप ले लीजिए, जिससे कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को ही इसी सेशन में कवर कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो इस बार साइंस पेपर होगा टफ, ये आप जरूर बैठा लीजिए। लेकिन हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके साइंस के कंटेंट में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उन सभी को आज मैं कवर कर लूंगा, और डरने की आपको किसी भी प्रकार तरीके से आवश्यकता नहीं है। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका रियोस्टेट दिया गया है, आपने इसको देखा ही होगा अपने स्कूल के लेबोरेटरी में। इसी के साथ आपको बैटरी दी गई है जिसको सेल कहते हैं। ओके, ये एक अननोन रजिस्टर है और यहाँ पर आपको 2 मीटर्स दिए गए हैं, मीटर फर्स्ट एंड मीटर सेकेंड, और सभी एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं। पहला तो आपका ये हो गया, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम अमीता है और उसको जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना है, या फिर वो इस एक्सपेरिमेंट को कर रही है। आपको कहा गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द डिवाइसेस इन द सर्किट इज एन अमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, जब भी हम अमीटर की बात करते हैं तो आप जानते हो जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, अमीटर हमेशा सीरीज में आपका कनेक्ट होता है कि नहीं? अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहेगा। अब यहां पर अगर हम मीटर फर्स्ट को देखें तो ये आपका अमीटर कहलाएगा, क्योंकि ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहला तो हमने इसको कर लिया। अच्छा, इसके और अच्छे एक्सप्लेनेशन को आपको अपने कॉपी में कैसे लिखना है उसके बारे में भी मैं यहां पर बता देता हूं। सो एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद इन अ सर्किट टू मेजर द टोटल करंट फ्लो थ्रू कंपोनेंट्स। जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है उसको मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है, और अमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है। मीटर 1 is connected in series with unknown resistor and the power source to electric cells, whereas ammeter second connected in parallel, जो कि आपका अननोन रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है। तो इस फिगर से हमने क्या निकाला? मीटर 1 सीरीज में आपका कनेक्टेड है और ये अमीटर कहलाएगा, और मीटर सेकंड जो है आपका वो पैरेलल में कनेक्टेड है अननोन रजिस्टर से। तो आपने अपने आंसर को अच्छे तरीके से जस्टिफाई भी कर दिया, और पॉइंट वाइज सभी अपने आंसर को आप लिखते जाइएगा। जहां पर आपको हाईलाइट करने की जरूरत रहेगी उसको हाईलाइट जरूर करिएगा। नेक्स्ट आपका है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम विथ एप्रोप्रिएट सिंबल्स फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम। अब जैसा मैंने बताया, अमीटर हमेशा आपके बैटरी के साथ, रजिस्टर के साथ किस में रहेगा? सीरीज में रहेगा। और मीटर सेकंड आपका किस में रहेगा? वो पैरेलल में रहेगा। तो आप इसको तो आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए फिगरिंग मैं आपके लिए यहां पर कर देता हूं कुछ इस तरीके से। पहले आप सेल को ले लोगे, ठीक है, फिर उसमें की आप लगा लीजिए। रियोस्टेट तो आपको ऊपर दिया गया था, उसके साथ आप अमीटर लगाइए। अमीटर को रजिस्टर के साथ जो है सीरीज में कनेक्ट करिए, और फिर से आपका ये सेल फिर से आ जाएगा। और ये जो वोल्ट मीटर है जो पैरेलल में है वो उसको अमीटर के साथ और आपके रियोस्टेट के साथ आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। बस इसका कनेक्शन आपका हो गया। और जब भी आप फिगर बनाइए तो उसको डिस्क्राइब भी करिए कि मैंने क्या क्या चीजें ली हैं। और यहाँ पे आप जानते हो ओम्स लॉ भी एक तरीके से फॉलो होता हुआ हमें दिखेगा। तो ये देखिए, एक सेल आपने लिया, एक स्विच ले लिया आपने। रियोस्टेट तो वेरिएबल रजिस्टर के लिए रहाई करता है, अमीटर को सीरीज में लगाया। अननोन रजिस्टर भी अमीटर के साथ सीरीज में रहेगा,
और जो आपका पैरेलल अक्रॉस आर है वो वोल्ट मीटर कहलाता है। इसीलिए इसको हमने क्या किया है, इस वोल्ट मीटर को हमने पैरेलली आपका अमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो बस आपका ये आंसर आ गया। इसी के साथ इसमें जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है, अमिता फॉरगॉट टू अ स्विच इन द सर्किट। अच्छा, उसने जो है स्विच को पुट करना सर्किट में भूल गई कि भैया हमको स्विच भी लगाना है। अब इससे क्या हुआ, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द वायर लेबल्ड अननोन रजिस्टर, जो वायर आपकी अननोन रजिस्टर से लगी हुई है, बिकम हॉट, क्योंकि उसको तो लगातार आपकी करंट मिलती जा रही है और उससे अब वो हीट हो रहा है, क्योंकि स्विच तो लगा नहीं है। स्विच आप जानते हो ब्रेकर का काम करता है, ऑन ऑफ करता है। आगे इसमें कहा गया है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, ऐसा तो होगा ही होगा। ड्रॉ टू पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ इन द सेम डायग्राम एज एक्सपेक्टेड बाय अमिता एज बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, जब ऐसा होगा तो पहला ग्राफ तो आपका VI वाला जो है एकदम स्ट्रेट लाइन का बन जाएगा, और दूसरा जो रहेगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, क्योंकि वो लगातार आपका इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, जो हम टेम्परेचर देख रहे हैं वो लगातार बढ़ रहा है। तो दो ग्राफ्स आपके बनेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा और दूसरा किस में बनेगा, आपके मतलब कर्वेचर टाइप में बनेगा। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे अपने एग्जाम में। सो पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो और करंट लेते हो तो उसका ग्राफ क्या रहेगा, बिकॉज नो स्विच वॉज यूज द रजिस्टर हीटेड अप व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी भी आपकी बढ़ती चली जाएगी और रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। वहीं पर जो आइडियल कंडीशन अमिता एक्सपेक्ट कर रही है, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये आपका इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई के साथ हुआ, और आपको जो फिगर यहां पर देखने को मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन का रहेगा, जिसको आप देख सकते हो, ये आपका VI ग्राफ हो गया। ठीक है, अच्छा, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है, जो लगातार गर्म हो रहा है। सिंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर करंट डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली ग्राफ बिकम्स कर्व, तो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, वो कर्व में चला जाएगा। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन शोज इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, तो ये बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा। इसी के साथ आप कह सकते हो कि जब भी हम ओम्स लॉ को देखते हैं तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वैलिड होता है, लेकिन यहां पर क्या था, टेम्परेचर तो लगातार इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए आपको दो ग्राफ्स आपके दिखे बने, एक स्ट्रेट लाइन का, एक आपका कर्विंग का। हीटिंग कॉजेस रेजिस्टेंस टू इंक्रीज, जैसे जैसे आप किसी भी कंपोनेंट को, किसी मटेरियल को, इलेक्ट्रिक सर्किट को हीट ज्यादा दोगे तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ता चला जाएगा। दैट्स व्हाई ग्राफ बिकम्स कर्व इन रियल एक्सपेरिमेंट विदाउट अ स्विच। तो इस बात का ध्यान आप सभी जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी आपके इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है। सुरेश अरेंजेस द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन बिलो टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बल्ब। अब यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, अमीटर लगाया, ये बल्ब आपका है और ये आपका वोल्ट मीटर है, साथ ही साथ ये आपकी ये बैटरी आ गई है। इज द सर्किट करेक्ट, इफ नॉट देन आइडेंटिफाई द मिस्टेक। भैया मैंने आपको शुरू में बताया है कि अमीटर हमेशा किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा, और वोल्ट मीटर किस में रहेगा, वो पैरेलल में रहेगा। इन्होंने वही अमीटर के साथ गड़बड़ कर दी है कि नहीं कर दी है, तो आप कहोगे नो द सर्किट इज इनकरेक्ट, द मिस्टेक लाइज इन द प्लेसमेंट ऑफ द अमीटर एंड द वोल्ट मीटर। An ammeter is used to measure the current flowing through a component and must be connected in series with that component. In the diagram, ammeter is connected in the parallel with the bulb. इतना आप लिखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, वो 1 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप चीजों को करेंगे तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहां पर मैं समझाने के साथ आपको आंसर भी पॉइंट वाइज बताता जा रहा हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो अपने एग्जाम में अपने आंसर्स को लिखने की। इसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो वोल्ट मीटर आपका होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वो हमेशा हमेशा पैरेलल में ही कनेक्टेड आपका होता है। सो द वोल्ट, आपके डायग्राम में वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया था,
इसीलिए आपका गलत था। अब यहां पर आप अमीटर को सीरीज में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यह भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। सो स्टडी द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। यू आर गिवन वन एक्स्ट्रा रजिस्टर। यहां पर देखिए आपको एक एक्स्ट्रा रजिस्टर दिया गया है। बाय ड्रॉइंग अ न्यू सर्किट डायग्राम शो हाउ यू कैन कनेक्ट द एक्स्ट्रा रजिस्टर टू इंक्रीज द रीडिंग ऑन द अमीटर इन द सर्किट बिलो। अब आपको अमीटर क्या करता है, वो देखता है जो करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करता है। अब आपको यहां पर क्या करना है, टू इंक्रीज द रीडिंग ऑन द अमीटर। अब जब आपको वो इंक्रीज आप करोगे तो हमेशा आपको किस में जो है पैरेलल में आपका कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जो आपका डायग्राम रहेगा कुछ इस तरीके से आप इसको दिखाओगे, ठीक है। आप सेल ले लोगे, सेल को अमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे और जो नया आपका रजिस्टर है, एक्स्ट्रा रजिस्टर है, उसको दूसरे के साथ पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे। यही मैं आपको कहना चाह रहा था, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लोगे, इसको आप कुछ इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, बस यही आंसर है आपका, ठीक है। तो 1 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। डायग्राम भी बनाइएगा, डायग्राम बनाने के साथ आप उसको डिफाइन भी करिएगा। सो टू इंक्रीज द अमीटर रीडिंग द एक्स्ट्रा रजिस्टर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल with the existing resistor in the circuit. This reduces the total resistance. रेजिस्टेंस जितना कम होगा तो करंट की अमाउंट उतनी ज्यादा बढ़ेगी ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये आपकी रोड है, रोड में बहुत सारी ट्रैफिक्स आपकी लगी हुई हैं, तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो तो गिर जाएगी ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, ट्रैफिक है। ट्रैफिक जितना कम होगा तो आपकी स्पीड उतनी अच्छी रहेगी। तो इसलिए रेजिस्टेंस का कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस को आप कम कब कर पाओगे, जब जो आपके रजिस्टर्स हैं उनको आप पैरेलल आपका जोड़ोगे, ठीक है, उनको पैरेलल आप कनेक्ट कर दोगे। और इस डायग्राम को बनाना बिल्कुल भी आप सभी ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। और आप जानते हो ह्यूमन आई से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल लॉ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर, यानी कि P is -5.0 D. D is diopter for correction of his vision. What is the possible vision of the defect of the person? What is the focal length of the corrective lens? तो देखिए जो पावर होता है वो P इक्वल टू 1/F आपका रहा करता है, होता है कि नहीं। यहां पर आपको अच्छा फोकल लेंथ निकालनी है, तो ये आपका -5 आपका दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इससे आप इसको निकाल सकोगे और मेनली जो है आपको मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिफेक्ट क्या है। अब देखिए इसकी जो पावर ऑफ लेंस है वो आपकी माइनस में जा रही है, तो यहां पर उसको मायोपिया है, जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि उसको दूर की चीजें नहीं दिख पाती हैं ना। सो द पर्सन हैज अ नेगेटिव लेंस ऑफ पावर। अ नेगेटिव पावर इंडिकेट्स अ कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस इज नीडेड फॉर कनेक्शन। अब इसको अपनी आंखों को सही करने के लिए एक कॉनकेव चाहिए लेंस, और कॉनकेव लेंस आप जानते हो कि वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस आर प्रिस्क्राइब्ड टू करेक्ट मायोपिया और नियर साइटेडनेस वेयर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी। और इसी का उल्टा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, जहां पर आप कॉन्वेक्स लेंस लगाया करते हो। अब हम जब क्वेश्चन में आएंगे तो P इक्वल टू 1/F करेंगे, P की जगह -5 ले लेंगे, और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको -0.2 दिखेगी, और वो भी आप मीटर में। आप जानते हो F की वैल्यू हमेशा फोकल लेंथ जो है मीटर में होती है। इसका मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये -20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो फोकल लेंथ आपने यहाँ पर निकाल दिया। इसी के साथ एक क्वेश्चन और लेंस से आपका रिलेटेड है। लेंस और मिरर का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। मिरर में तो वो प्लस हो जाता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, और लेंस में आपको वो माइनस रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टू कॉनकेव लेंसेज P and Q हैव फोकल लेंथ। आपके पास दो कॉनकेव लेंस दे दिए गए हैं, कॉन्वेक्स लेंस दे दिए गए हैं, ठीक है, जो कि कन्वर्जिंग है, जिनका फोकल लेंथ ये है, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है। रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंबाइंड पावर ऑफ द टू लेंसेज। इनको जब आप जोड़ देते हो तो ये क्या होगा, P is equal to power is equal to the 4.5D, P is less than 4.5 diopter, P is more than 4.5 diopter, या फिर P cannot be determined from the information given below।
अब जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे तो आप जानते हो वो कन्वर्जिंग रहेगा, तो इसमें हम कह सकते हैं द कंबाइंड पावर इज 4.5 डायोप्टर, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको फोकल लेंथ इसकी दे दी गई है। अब फोकल लेंथ से P इक्वल टू 1/f से आप P की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, और हमको P की वैल्यू क्या दिखेगी, 4.5 आपकी दिखती हुई नजर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an incident ray of light enters a medium from air। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले आप इस फिगर को बनाएंगे। ठीक है, वैसे ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, बनाना नहीं है, बस आपको इमेजिन करना है। अब मान लेते हैं एयर, ये आपका एयर है। ठीक है, और एयर से दूसरे आपके मीडियम में जा रही है, तो एयर आपका क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, और ये नॉर्मल के टूवर्ड्स आपकी ये झुक जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम nm एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na है और ये आपका दूसरा मीडियम है। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ nm इज इक्वल टू n, लेस देन या फिर मोर देन, या फिर ऑप्शन 4 है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो जब हम देखेंगे तो हम इसमें कहेंगे ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि जो तीसरा है वो आपका सही है। ठीक है, इसमें हमने स्नेल्स लॉ को लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे कहोगे when a ray of light enters from air into another medium it bends toward the normal, जिसका मतलब ये होता है कि the second medium is optically denser than air। ओके, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, नॉर्मल की ओर आपका झुक जा रहा है ना, तो ऑप्टिकली वो डेंसर है। लाइट शोज डाउन इन द सेकंड मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 लेते हैं, तो वो आपका 1 से ज्यादा ही होगा। तो इसलिए जो आपका तीसरा ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन जो था वो करेक्ट है। और इसने लॉ को भी एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, the relationship between the angles of incidence and refraction and the refractive indexes, तो n1 sin theta 1 इक्वल टू n2 sin theta 2। ठीक है, तो यहां पर आप n1 अपॉन n2 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और जो है केमिस्ट्री साथ ही साथ बायोलॉजी को भी कवर करते जाएंगे। हो सके तो आप सभी अपनी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, एक जैसे आपके स्ट्रक्चर होते हैं। हीमोग्लोबिन यानी कि खून, क्लोरोफिल, अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ 4 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल 4 ऑर्गेनाइज अराउंड आयरन। अच्छा, अ क्लोरोफिल इज कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज अराउंड मैग्नीशियम। तो यहां पर हीमोग्लोबिन की बात हुई, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाएगा। क्लोरोफिल की बात हुई तो इसमें मैग्नीशियम। ठीक है, कंसीडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन विच एलिमेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ आवर ब्लड। कितना सिंपल है, बस आप कहेंगे ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज द आयरन। ठीक है, Fe, आयरन, आयरन आपका करेक्ट आंसर है। So hemoglobin has iron at its center. Iron binds with oxygen and give blood its red color। ठीक है, आयरन से ही खून का रंग जो है लाल आपका रहा करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ना है आपको। गैस्ट्रोपेरेसिस इज अ डिसीज इन विच द मसल्स ऑफ स्टमक बिकम पैरालाइज्ड एंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। फूड्स हाई इन फैट can delay the process of digestion and the emptying of the stomach। जब भी हम गैस्ट्रोपेरेसिस की बात करते हैं तो पेट में आपका क्या हो जाता है कि जो खाना होता है वो पचना आपका कम हो जाता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वुड बी एडवाइज टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोपेरेसिस। तो मैं कहूंगा जो हल्के खाने होते हैं, हल्का आप छोड़ दीजिए, जो लिक्विड चीजें होती हैं उसको आपको इनटेक करना है। तो यहां पर आप कहेंगे सूप्स एंड जूसेस ओनली। ठीक है, क्योंकि अभी उसको चाहिए कि वो पच सके, वो जो एरिया है उसको थोड़ा वाइडन कर पाए, जिससे कि खाना भी आपका जा सके और उसका डाइजेशन हो पाए। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, सो गैस्ट्रोपेरेसिस स्लो स्टमक एम्प्टिंग, हाई फैट फूड्स डिले डाइजेशन फर्दर,
लिक्विड लाइक सूप्स जूसेस आर इजियर टू डाइजेस्ट। आप देखते होंगे जो वृद्ध जन होते हैं, आजकल तो जवानों का भी हो रहा है, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं खा नहीं पाते हैं। रोटी वोटी आप देखते हैं तो दाल के साथ तोड़ के उसको मिला के जो दिया जाता है जिससे कि वो पच सके खाना, ठीक है, डाइजेस्ट आपका हो सके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। Y amount of carbon dioxide produced per molecule of glucose during fermentation by yeast। अब बताने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट x एंड y। ठीक है, x ज्यादा है y से, वो इक्वल है, कम है, या फिर हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स की कार्बन डाइऑक्साइड की बात आपकी कही जाती है, ग्लूकोज का एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमको दिया जाता है, तो हम ये देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन 1 ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के 6 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, ईज फर्मेंटेशन कार्बन डाइऑक्साइड के जो 2 ले लीजिए। तो यहां पर आप देख ही पा रहे हो कि x जो है हमेशा ग्रेटर देन y रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्लांट्स इंश्योर द पॉलन ग्रेन, और इस बात का ध्यान रखिएगा, पॉलिनेशन से रिलेटेड, हेरिडेटरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लांट्स इंश्योर द पॉलन ग्रेन from a species germinates on the stigma on the same species, which of the following ensures this। अब बताइए इसमें से कौन सा जो है इसको इंश्योर करेगा। ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्लांट इंश्योर दैट pollen grain from a species germinates on the stigma of the same species। तो इसको इंश्योर कौन करता है, तो इसको इंश्योर करने वाला आपका है केमोटोप्रिज्म। ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल, द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड जाइम्नोस्पर्म्स टुवर्ड्स सुगर्स एंड पेप्टोन्स सेक्रेटेड बाय नेक कैनल्स सेल्स ऑफ द फीमेल जेमनोटाइप। तो इसलिए हमने कहा यह आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है केमिकली, इसी को आपका केमोट्रोपिज्म कहा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे है, adding which of the following to a colorless solution would give an indication that the solution could possibly hydrochloric acid HCl। अच्छा, आप इसमें से क्या ऐड कर रहे हो जिससे कि जो कलरलेस सोल्यूशन है वो एक इंडिकेशन दे कि जो सोल्यूशन है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। कॉपर मेटल स्ट्रिप, कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर मेटल स्ट्रिप, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट की सलाह दूंगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2। कॉपर तो होगा नहीं, तो यहां पर मैं जो है हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट पे लेकर चलूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड और एक्वस सोल्यूशन HCl का आपने लिया। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज से इसने डिस्प्लेस किया किसको, आपका H2O H को किया। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन बना, पानी आपका अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के आपका उड़ गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पहला वाला आपका सही था, बाकी तीनों क्यों गलत थे। कॉपर मेटल की बात करें तो कॉपर का जो रिएक्टिविटी मेटल, ठीक है, रिएक्टिविटी होती है वो काफी कम होती है, बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिव सीरीज एंड डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिल्वर की बात करें तो ये भी काफी वेरी लो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस कारण से ये डाइल्यूट HCl के साथ आपका अभिक्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। सोडियम क्लोराइड की बात तो आप सभी जानते हो, ये हाईली रिएक्टिव आपका रहा करता है, तो उसके साथ तो हम इसको ले ही नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से बनता हुआ दिखेगा। लिस्टेड हियर इज द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम द लिस्ट अबव आइडेंटिफाई द मेटल्स दैट आर लाइकली टू बी फाउंड इन अ प्योर स्टेट। अब देखिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब कह रहा है कि आपको मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है। मेटल्स आपके ये दिए गए हैं, गोल्ड है, सोडियम है, जिंक है, प्लेटिनम है, और बताना कि कौन से प्योर स्टेट में हमारी अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे। आपको गोल्ड मिलेगा, सोडियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, प्लेटिनम मिलेगा। आपको सोडियम मिलेगा, पहले आप ये बताइए। सोडियम खुद जो है मोल्टेन से प्राप्त होता है, मोल्टेन स्टेट से, और उसमें अशुद्धियां इंप्योरिटीज भी होती हैं। जिंक की बात कर लें वो भी आपका नहीं होता है, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम आपका होगा। तो यहां पर आप कहेंगे कि गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, वाटर और एसिड्स, प्लेटिनम नो रिएक्शन विथ एयर, वाटर और एसिड। सोडियम हाईली रिएक्टिव रहता है, उसको हम छोड़ देंगे। जिंक ये आपका एयर वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो इसीलिए हम उसको नहीं लेंगे।
सो गोल्ड और प्लेटिनियम आपका सही आंसर है। प्लेटिनम सबसे महंगी धातु होती है, ठीक है, हीरे से भी ज्यादा महंगी आपकी प्लेटिनम रहा करती है। सो गोल्ड एंड प्लेटिनम आर अ वेरी अनरिएक्टिव नोबल मेटल्स, सो दे डू नॉट इजिली फॉर्म कंपाउंड्स, हेंस दे कैन अकर नेचुरली इन द नेटिव स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रिलेटेड है आपकी आई से, ह्यूमन आई का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली गिव्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेक्स प्लेस व्हेन ह्यूमन आई चेंजेस इट्स फोकस फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्लोजर। मान लीजिए आपकी जो ह्यूमन आई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 रखा है। पहले आप इसको देख रहे थे, फिर आपने देखते देखते इसको देखना आपका शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा कर्वेचर है, आंख है, उस किस तरीके से परफॉर्म करेगी, ठीक है। आप अपने अपने आंसर को यहाँ पर गेस करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर देते जाइए, क्योंकि यहीं से आप बुलंदी तक पहुंचेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके करेक्ट आंसर को देखें तो देखिए, सबसे पहला सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, कर्वेचर लेंस का जो है बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ आपका डिक्रीज होगा। फोकल लेंथ डिक्रीज ही होना है, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये 40 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो आपको फोकल लेंथ को डिक्रीज करना ही था, ठीक है। अब फोकल लेंथ देखिए इंक्रीज है, ये आप गलत कर देंगे। फोकल लेंथ ऑफ आईज, ये भी इसमें कुछ नहीं, डिक्रीजेस, फोकल लेंथ ऑफ आईज लेंस डिक्रीजेस, फोकल लेंथ ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज वाले को तो हटा दीजिए। अब बाकी बचा थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पर जो आपकी सिलेरी मसल्स होंगी वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कर्वेचर आपका बढ़ जाएगा और फोकल लेंथ कम हो जाएगा। तो बस आपका आंसर हो गया ये। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, और यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट। अच्छा, आयरन निकल क्रोमियम फॉर्म एन एलॉय। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो उसमें रस्टिंग आपकी नहीं लगती है, ठीक है, नहीं लगती है ना, इसलिए तो हम उसको परचेज करते हैं। डज द स्टेटमेंट क्यू प्रेजेंट अ वेल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पी। मुझको तो बिल्कुल लग रहा है कि वो आपका एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप कहोगे कैसे कर रहा है सर, जस्टिफाई करिए, यानी कि उसका एक प्रॉपर रीजन आपको देना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, और एलॉय हमेशा आयरन, क्रोमियम और निकल से आपका बनता है। आयरन उसको टफनेस देता है, क्रोमियम जो है रस्टिंग होने नहीं देता है, निकल भी जो है उसको आपका एक तरीके से हार्ड बनाता है, ठीक है। सो क्रोमियम प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, इट फॉर्म्स अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ स्टील व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जिससे कि रस्टिंग आपकी नहीं हो पाती है। दिस लेयर प्रिवेंट्स एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम रीचिंग द आयरन, hence rusting formation of iron oxide does not occur. Nickel prevents, improves strength and corrosion resistance. निकल आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दे देगा, आयरन तो पहले से ही उसमें स्ट्रेंथ है, और कोरोजन से आपको बचाएगा, ठीक है, उस स्टेनलेस स्टील को कोरोजन से बचाता है। तो इसलिए आपका जो दूसरा स्टेटमेंट था वो पी को जस्टिफाई करता है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम सभी। अ मेटल ऑक्साइड ऑन बीइंग हीटेड, मेटल ऑक्साइड आपने कुछ ले लिया है, उसको आप गर्म कर रहे हो कार्बन के साथ, डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। गिव अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर ऑफ द मेटल ऑक्साइड। अब ऐसा क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका वो नहीं कर रहा है, यानी कि गैस आपकी नहीं बन रही है, और ये आपने अपने बुक्स में काफी अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो मेटल ऑक्साइड को आप लोगे, ठीक है, उसको आप जब कार्बन के साथ करोगे तो मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रोड्यूस, अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज कार्बन कैन ओनली रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर लेस रिएक्टिव देन कार्बन, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। इफ मेटल इज मोर रिएक्टिव, कार्बन कैन नॉट डिस्प्लेट इट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल आपका ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा तो कार्बन उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, देयरफॉर नो रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए आपका मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, डिस्प्लेस नहीं हो पा रही है, इस कारण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगी। सो द मेटल ऑक्साइड बिलोंग्स टू अ हाईली रिएक्टिव मेटल दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। कार्बन उसको नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है कि मेटल को आपका हटा दे, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A metallic element M
हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहला क्या है, फ्लोट्स ऑन वाटर, कैन बी, अरे भैया ये तो सोडियम हुआ ना, एम की जगह आप सोडियम ले लोगे। सोडियम एक ऐसी मेटल है, उसका एक्सेप्शन है जो कि पानी में तैर सकती है। पानी में जब आप उसको फेंकते हो तो वो ब्लास्ट होता है ना, ठीक है, उसको आप हवा में नहीं रखते हो, उसको आप हमेशा कहाँ पे रखोगे, एक बॉटल ले लोगे, उस बॉटल में आप केरोसिन डालोगे, ठीक है, मिट्टी का तेल, और फिर उस सोडियम को आप रखोगे, क्योंकि अगर आप खुले में रख दोगे तो वो आप काफी रिएक्टिव होता है, वाइग्रस होता है, ठीक है। स्टेट द मेटल मैन्युफैक्चर टू मेटल एम, नेम द मेजर बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें, सोडियम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड, और शुरू में मैंने कहा मॉल्टन प्रोसेस से ये आपका बनता है, तो इसी को हम डाउन्स प्रोसेस आपका कहा करते हैं। मॉल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड, कैथोड एनोड तो आपने पढ़ा ही होगा। सो मेजर बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस एट द एथोड, ठीक है, एनोड। और यहां पर आपने इस फिगर को तो देखा ही होगा, by electrolysis of molten sodium chloride chlorine gas is obtained as the major byproduct। तो इसमें आपको क्लोरीन गैस मिलती हुई नजर आएगी। इसी के साथ assertion रीजन के कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप सभी जरूर पढ़िए। assertion आपका दिया है, vegetable oils are healthier than animal fats, vegetables oil generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chains। अब देखो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, क्लास 9th में आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा, और वेजिटेबल ऑयल्स और आपका ये फैट ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन का आपको अगर आप देखेंगे, सो अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया, ठीक है, उसमें एक या एक से ज्यादा आपके बॉन्ड्स आपके हुआ करते हैं, और वो यूजली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड आपका रहा करता है। लेकिन जब आप एनिमल फैट को देखेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड्स आपके नहीं होते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे हमेशा सॉलिड ही आपको देखने को मिलेंगे। सो हाई इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स कैन इंक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो इसलिए कहते हैं ना एनिमल फैट नहीं लेना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को आपका बढ़ा देगा, खराब कर देगा। सिंस द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई वेजिटेबल्स ऑयल्स आर कंसिडर्ड हेल्दियर, ना ऐसा ना हो कि हम सैचुरेटेड फैट लेने लगे, उसमें तो आपका सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स आपका होगा नहीं। अनसैचुरेटेड में आपको डबल बॉन्डिंग की लेयर आपको दिखेगी, रूम टेम्परेचर पे वो वही रहेगा, यानी कि क्या रहेगा आपका, लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असर्शन है, इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। अच्छा, रीजन क्या है, इन द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, पहला तो गलत है लेकिन दूसरा आपका सही है, ठीक है। तो आप कहोगे एटॉमिक साइज एक्चुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जैसे आप राइट जाओगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था कि बढ़ेगा, ये गलत बात है। दिस हैपेंस बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज आपके बढ़ते जाते हैं, इसीलिए जो एटॉमिक साइज है वो आपका कम होता जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका सही था कि जैसे आप उस तरफ राइट हैंड साइड जाओगे, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम आउटर सेल इंक्रीजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से रिलेटेड है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव देयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट सेपरेटेड ऑफ मोर देन efficient supply of oxygen to the body. Warm blooded animals needs high energy to maintain their body। देखिए दोनों मुझको सही लग रहा है, अगर आप पक्षियों को देखेंगे तो उसमें उनके हार्ट में 4 चैम्बर्ड आपके रहा करते हैं, ठीक है। सो बर्ड्स एंड मैमल हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, दिस प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इससे क्या होगा, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन रहेगा वो काफी अच्छे तरीके से चल पाएगा, ठीक है। इसीलिए चाहे वो हाई एल्टीट्यूड पे जाए, लो एल्टीट्यूड पे जाए, वो अच्छे तरीके से अपने आप को बचा पाते हैं, उनकी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन करती है। रीजन भी आपका सही है, दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दिस रिक्वायर्स हाई मेटाबॉलिक रेट एंड कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। असर्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड कॉपर टी डू नॉट प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को एसटीडी कहते हैं, ये बात का ध्यान रखिए। STD diseases are transmitted by contact with mucous membranes of infected organ। तो दोनों आपको सही लग रहा है, ठीक है। ओरल पिल, देखिए ओरल पिल हो गई और ये आपका ये कॉपर टी हो गया, वो प्रेगनेंसी को आपको रोक देते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आपका कॉन्टैक्ट फिजिकली होता है, ठीक है,
उससे जो भी सलाइवा निकलते हैं, कुछ भी आपका होता है, उसको रोक पाने में वो सक्षम है। तो इसलिए आप कहोगे एसटीडी स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्विंग म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स तो आपका हो जाएगा ना, बॉडी फ्लूइड्स आपके हम कह सकते हैं कि पेनिस में या फिर उसमें वजाइना में ना जा पाए, तो इसलिए ये कॉन्डम का यूज होता है। ठीक है, कॉन्डम का यूज होता है। सो सिंस पिल्स एंड कॉपर टी डू नॉट प्रिवेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट exchange of body fluids, they cannot prevent transmission of STD. Only barrier method like condoms help reduce the, ठीक है, तो ये जो है इन्हीं को आपका रिड्यूस कर सकेंगे, रिस्क को रिड्यूस कर पाएंगे। बाकी तो आप जानते हैं फ्लूइड्स तो ट्रांसफर तो हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी ना उससे किसी तरह का HIV ना हो, तो प्रिवेंशन आपकी जरूरी है। मुकोजा भी आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, माउथ का होता है, आपके मेन डिपार्टमेंट का होता है, इंटेस्टाइन मुकोसा भी होता है, जिसको आप देख पा रहे हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रोमाइन वाटर इज रेडिश सोल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन इन वाटर व्हेन शेकन विथ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द रेड कलर ऑफ द ब्रोमाइन वाटर डिसअपीयर। आपने देखा होगा, ठीक है, कई रील्स में भी देखा होगा, वो ब्रोमाइन वो लिया रहता है टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसको जो शेक करता है तो उसका जो कलर रेडिश ब्राउन होता है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ना। वही क्वेश्चन देखिए पूछ लिया है। अच्छा, बिकॉज द ब्रोमाइन इज यूज अप इन द एडिशन रिएक्शन, Kohli has 3 test tubes containing hexane, hexene, hexine respectively. Which of the 3 compounds can he identify using the bromine water test? Give your answer. तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे, ब्रोमाइन वाटर टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्कीन्स और एल्काइंस आपके आते हैं। हेक्सेन का बात करें तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, एल्केन है, तो ये आपका डीकलराइज ब्रोमीन वाटर को नहीं कर पाएगा। वहीं पर अगर हम हेक्सीन की बात करें तो ये एल्कीन है, यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन है, और ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर पाने में पूरी तरीके से कैपेबल है। और इसी की तरह जो आपका हेक्साइन है वो भी एल्काइन है और ब्रोमीन वाटर को वो कर सकता है, यानी कि डीकलराइज आपका कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो यहां पर एक इक्विपमेंट आपको दिया गया है, एंथैल्पी रीडिंग आपको दी गई है, इंडिकेटिंग यूनिट है, एंथैल्पी मीटर है, ये सोल्यूशन है, और ये क्या है, गैस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इतनी चीजें दी गई हैं। टू मेजर अ एंथैल्पी ऑफ अ सोल्यूशन, द ग्लास इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सोल्यूशन। ये जो ग्लास वो वाला है, ठीक है, इसको आप मतलब ये जो है सोल्यूशन में आपने इसको डिप कर दिया है, एंड द एंथैल्पी इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑन द इंडिकेटिंग यूनिट बिफोर द मेजरिंग ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन। द गैस इलेक्ट्रोड इज rinsed with distilled water and dried carefully and tissue paper, ठीक है, with tissue paper. How is the enthalpy reading of the second solution likely to be affected in the glass electrode not dried with tissue paper in the following cases? देखिए जब आप उसको डालोगे, कुछ ना कुछ पार्ट्स तो उसके आपके टेस्ट ट्यूब में यानी कि ग्लास में आपके लगे रहेंगे, उससे क्या होगा, एंथैल्पी पर उसका इफेक्ट आएगा, वो बढ़ेगी या फिर आपकी घटेगी। जब डिस्टिल्ड वाटर आपका उसमें चिपका रहेगा तो आप जानते हो डिस्टिल्ड वाटर की एंथैल्पी वो 7 आपकी रहा करती है, तो वो 7 की तरफ आपका जाता हुआ दिखेगा। तो देखिए डिस्टिल्ड वाटर आपका न्यूट्रल होता है, एंथैल्पी लगभग उसकी साथ होती है। इट विल मिक्स स्लाइटली विद द सेकंड सोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो आपका मिल जाएगा, वो मरकरी तो है नहीं कि पूरी पूरी आपकी हट जाए। जब हम पानी पीते हैं तो जब भी हम वो ले लेते हैं, ग्लास लेते हैं, पानी आपने डाला इसमें, फिर पानी आपने हटा दिया, कुछ ना कुछ तो उसके पार्टिकल्स पानी के आपके उसमें लगे रहेंगे, तो यानी कि तो वो जब आपका सेकंड सोल्यूशन में जाएगा तो कुछ ना कुछ आपके चेंजेस लाएगा। सो दिस कॉज द सोल्यूशन टू बिकम स्लाइटली डाइल्यूटेड, सो इट्स एंथैल्पी शिफ्ट टुवर्ड्स 7, वो आपका न्यूट्रल होते हुए दिखाई देगी। इफ द सेकंड सोल्यूशन इज एसिडिक, एसिडिक होगा यानी कि वो 7 से कम होगा, ठीक है, बेसिक होगा तो वो आपका 7 से ज्यादा होगा। सो मिक्सिंग विथ न्यूट्रल वाटर मेक्स इट्स लेस एसिडिक, अगर आप न्यूट्रल वाटर से डिस्टिल वाटर से उसको आप मिला देंगे तो उसका एसिडिटी थोड़ा कम हो जाएगा, यही बात उसके रहेगी, ठीक है। इफ द सेकंड सोल्यूशन इज बेसिक, बेसिक है यानी कि एसिडिक कम होगा, बेसिक नेचर में आपका ज्यादा होगा, बस हो गया आपका। फ्रॉम एन एसिडिक सोल्यूशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, बेसिक सोल्यूशन में जो है आपका वो लेस बेसिक हो जाता है, ठीक है, एंथैल्पी आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डू नॉट ऑलवेज प्रमोट ग्रोथ। अच्छा, साइड वन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ द, अब देखिए प्लांटेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डू नॉट ऑलवेज प्रमोट ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि आपने वेरिएशंस को नहीं लिया है,
वन टाइप सीड को लेके ही आपने जो है पूरा वो कर दिया है, उससे डिसीज का खतरा ज्यादा हो जाता है, क्रॉप आपकी खराब होने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ जाती हैं। लेकिन अब प्रश्न आता है आप अपने एग्जाम में लिखोगे कैसे उसको। तो देखिए सबसे पहले हम एबिस्किस एसिड को लेंगे। इट इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ, causes dormancy in seeds and buds, induces closure of stomata during water, act as a stress hormones in the plant। अगला प्रश्न आपसे, plants produced through vegetative propagation are genetically identical। देखिए यहाँ पर identical वाली बात हो गई। What could be the biggest disadvantage? तो जैसा मैंने आपको बताया वैरायटी नहीं आ पाएगी। वैरायटी जब नहीं आ पाएगी, जो क्लाइमेट होगा उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि खराब होने की संभावना ज्यादा रहेगी। सो प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो क्लोन्स बना लेते हैं। इफ अ डिसीज पेस्ट इन्वायरमेंटल चेंज अफेक्ट वन प्लांट, इट कैन अफेक्ट द ऑल द प्लांट। ठीक है, तो वेरिएशन आपका हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सर्वाइवल करना है तो वेरिएशन आपके पास होने चाहिए। सर्वाइवल करना है तो आपके पास वेरिएशन होने चाहिए, यानी कि हर चीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसी के साथ टू टॉल pea plants are used to produce a progeny of 20 plants. The two parent plants have a genotype of TT and TN small t. How many short pea plants will be found in the progeny in F1 generation? Answer the following। एक आपने कैपिटल टी ले लिया, एक आपने टी ले लिया। इसमें जो डोर्मेंट आपको मिल रहा है वो दोनों में टी आपका मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो डोमिनेट आपका करेगा वो टी करेगा, और वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा आपका टॉल ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी शॉर्ट पी प्लांट, शॉर्ट पी तो मिल ही नहीं रहा है, तो आप कहोगे जीरो है भैया, जीरो। ठीक है, जीरो रहेगा। अब इसको आप लिखोगे कैसे, देखिए पहला प्लांट आपका टॉल है, ठीक है, उसमें कॉम्बिनेशन टी का है। सेकंड प्लांट आपका टी है, इसमें भी आपका ये इसी को कैपिटल टी है तो डोमिनेट करेगा, ये भी आपका टॉल रहेगा। सो टॉल टी इज डोमिनेट ओवर शॉर्ट टी। स्टेप वन, अगर आप जेमेट्स फॉर्म्स लेंगे, क्या डबल टी प्रोड्यूसेस ओनली टी जेमेट्स, और ये आपका टी और स्मॉल टी दोनों को आपका प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कैपिटल टी आपकी काफी डोमिनेट रहेगी, तो इनका जो ऑफ स्प्रिंग रहेगा 50-50% आपको देखने को मिलेगा। सो देयर इज नो स्मॉल टी जीनोटाइप, सो नंबर ऑफ शॉर्ट प्लांट्स इज जीरो। ठीक है, शॉर्ट आपको दिखेंगे नहीं, सब आपके टॉल टॉल रहेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है। द डायग्राम बिलो शोज द इमेज ऑफ अ कैंडल फॉर्म थ्रू अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, अच्छा, ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ये एक मिरर आपने ले लिया, ये आपने कैंडल ले लिया, एक स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर P डैश आपको दिख रहा है। हाउ मेनी लाइट रेज फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द कैंडल फ्लेम कैन बी ड्रॉन। देखिए इसमें तो इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, कॉनकेव आप ले रहे हो ना, तो उससे इन्फिनाइट होगा, तो आप क्या कहोगे, एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज ओरिजिनेट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, all these ray reflect of the mirror and converge at the corresponding image point P dash on the screen। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस आज की इस क्लास के। हम आपसे कहेंगे कि आपको बहुत ही मेहनत करनी है इस बार के एग्जामिनेशन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट लर्निंग और फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप साइंस के एग्जामिनेशन में काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम क्लासेस से लगातार जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप सभी जरूर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।